गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली एनसीआर में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का ज़्यादा उपयोग करने पर जोर दिया। इससे संक्रमण फैलने की दर कम करने और मरीजों को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करने में मदद मिलेगी। कोविड-19 प्रबंधन और महामारी से निपटने की साझा रणनीति पर विचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की डिजिटल बैठक हुई। शाह ने कहा, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश और हरियाणा की रैपिड एंटीजन टेस्ट किट उपलब्ध करा सकती है। शाह ने कहा कि अधिक से अधिक जांच संक्रमण रोकेगी और WHO के अनुसार यह दर 10% से कम करने में मदद मिलेगी। कोरोना जांच वालों को अब आधार, वोटर आईडी जैसे सरकारी दस्तावेज वाले पहचान पत्र दिखाने होंगे। आपके द्वारा दिखाए गए मोबाइल नंबर की भी मौके पर जांच की जाएगी। सटीक निगरानी के लिए ICMR के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव विजय देव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना जांच कराने वालों को सरकार की ओर से जारी सरकारी पहचान पत्र दिखाना होगा। उसके बाद ही जाँच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, जंतर मंतर समेत सभी ऐतिहासिक स्मारक 6 जुलाई से खोलने का फैसला किया है। केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। कोरोना के चलते सभी इमारतों को 17 मार्च तक बंद किया गया था। भारत ने चीन से सीमा तनाव पर चल रही वार्ता में बनी सहमति को ईमानदारी से लागू करने और सीमा पर शांति बहाल करने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस संबंध में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि चीनी पक्ष ईमानदारी से द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली सुनिश्चित करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों के बीच कई स्तर की वार्ताओं का दौर जारी है। भारत और चीन दोनों ने ही चरणबद्ध तरीके से तनाव को कम करने पर जोर दिया है। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध को डिजिटल स्ट्राइक बताया। उन्होंने गुरुवार को कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई बुरी नज़र डालता है तो देश मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए प्रसाद ने कहा, आप सभी को याद होगा कि उरी और पुलवामा आतंकवादी हमलों के बाद हमने कैसे बदला लिया। जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तो इसका मतलब होता है हमारी सरकार में यह कर दिखाने की इच्छा शक्ति है। उन्होंने कहा कि भारत ने देशवासियों के डेटा की सुरक्षा करने के लिए डिजिटल हमला किया। हांगकांग पर भारत के पहली बार मुखर होने के बड़े कूटनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि भारत अपने रणनीतिक हितों के खिलाफ चीन की लगातार कार्रवाई को देखते हुए वन चीन नीति को छोड़कर उसी की भाषा में जवाब देने के मूड में है। हालांकि भारत उन देशों में शामिल नहीं हुआ है जिन्होंने हांगकांग मुद्दे पर चीन के खिलाफ प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत का बयान उन देशों के लिए समर्थन की तरह है। जानकारों को कहना है कि भारत के जवाबी रुख से चीन की बौखलाहट और बढ़ सकती है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों में रस्साकशी भी आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। वंशज चीनी ऐप और कई कंपनियों को प्रतिबंधित करने के भारत के फैसले से चीन घबराया हुआ है। चीन के वाणिज्यिक मंत्री ने भारत में चीनी कंपनियों के खिलाफ चलाए गए अभियान को भेदभावपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि भारत अपने फैसले पर विचार करे। चीन के वाणिज्यिक मंत्री ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत चीनी कंपनियों के खिलाफ अपने भेदभावपूर्ण कार्यों को जल्द ही ठीक करेगा और संबंधों में सुधार लाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को फोन पर तमाम मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों का समाधान पाने की दिशा में मिलकर काम करने का इरादा जताया है। दोनों नेताओं ने कोरोना संकट पर चर्चा की और कोविड-19 के बाद विश्व की चुनौतियों का मिलकर समाधान करने के लिए रिश्तों को और मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया। दिल्ली में जन्मी भारतीय मूल की 2 शख्सियतों सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को अमेरिका में 2020 के महान प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में पैदा हुए सिद्धार्थ प्रख्यात कैंसर विशेषज्ञ और दर्जनों किताबों के लेखक हैं। वहीं राज चेट्टी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के पूर्व न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन ने सिद्धार्थ और राज समेत 39 हस्तियों को 2020 के ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान के लिए चुना है। दिल्ली में आकलन से कम कोरोना के मामले आने से सरकार का आत्मविश्वास बढ़ा है। सरकार जांच का दायरा बढ़ा रही है। वहीं प्लाज्मा बैंक से स्वस्थ
वालों की संख्या बढ़ेगी। स्थिति नियंत्रण रही तो अगस्त से नए मैकेनिज्म के साथ दिल्ली के स्कूलों को खोलने पर विचार होगा। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर नुकसान हुआ है, लेकिन मुफ्त योजनाओं का फिलहाल कोई संकट नहीं है। कोरोना के असर, चुनौती और आगामी योजनाओं पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से बातचीत की गई। डीयू की दाखिला शाखा ने प्रास्नातक के छात्रों के लिए गुरुवार को वेबिनार का आयोजन किया। इस दौरान अधिकांश छात्रों का सवाल स्नातक के परीक्षा परिणाम को लेकर था, क्योंकि डीयू समेत कई राज्यों के विश्वविद्यालयों का स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम नहीं आया है। इस बारे में दाखिला शाखा के अधिकारियों ने बताया कि स्नातक का परीक्षा परिणाम नहीं आने पर भी छात्र प्रास्नातक में आवेदन कर सकते हैं। छात्रों के बाद में परीक्षा परिणाम भरने की सुविधा दी जाएगी। वहीं अधिकांश छात्रों के सवाल प्रास्नातक में दाखिला के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथि से संबंधित थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तारीख फिर बदल सकती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को बताया कि नीट जेईई प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की स्थिति पर समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई है। निशंक ने कहा, जेईई और नीट की परीक्षा में बैठने के लिए मौजूदा परिस्थिति और छात्रों तथा अभिभावकों से मिले अनुरोध पर गौर करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों की एक कमेटी को स्थिति की समीक्षा करने को कहा गया है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं निरस्त कर छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने के मामले में गुरुवार को कोई शासनादेश जारी नहीं हो सका। वार्षिक सेमेस्टर प्रणाली वाले पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों को परीक्षाएं कराए बगैर अगली कक्षाओं में अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का फार्मूला बनने पर मंथन जारी है। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई सर्वमान्य तरीका तलाशने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास पर बैठक में ही परीक्षाएं निरस्त करने का फैसला ले लिया गया था। परीक्षाओं के संबंध में गठित 4 कुलपतियों की कमेटी ने परीक्षाएं निरस्त कर छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने की सिफारिश की थी। बैठक में यह भी तय किया गया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइन देखने के बाद छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने का फार्मूला तय किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने सैन्य बलों की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए 38,900 करोड़ रुपए की लागत से 33 अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों, मिसाइल प्रणाली और अन्य सैन्य उपकरणों की खरीद को गुरुवार को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद की बैठक में इन खरीद पर मुहर लगी। इसमें स्वदेशी डिजाइन और विकास पर जोर दिया गया। कोरोना संकट के बीच रेलवे ने आर्थिक मोर्चों पर बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। पिछले 2 साल के दौरान सृजित किए गए नए पदों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही 50% पदों को खत्म किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक अजय झा ने रेलवे के सभी जोन उत्पादन इकाइयों और अन्य संस्थानों के महाप्रबंधकों के नाम जारी पत्र में कहा है कि अगले आदेश तक नए पदों के लिए बहाली नहीं होगी। हालांकि सुरक्षा संबंधी पदों पर बहाली को लेकर छूट दी गई है। रूस में संविधान संशोधन के लिए कराए गए जनमत संग्रह में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2036 तक सत्ता में बने रहने पर मुहर लग गई है। जनमत संग्रह में पुतिन की दावेदारी को समर्थन मिला है। कोरोना संकट और विपक्षी नेताओं के जबरदस्त विरोध के बीच यह जनमत संग्रह 7 दिनों तक चला और बुधवार को खत्म हुआ। जनमत संग्रह के आधार पर 84 साल की उम्र तक पुतिन राष्ट्रपति बने रहेंगे। BSE का 30 शेयर वाला सूचकांक दिन में कारोबारी के दौरान एक समय 600 अंक तक चढ़ गया। हालांकि कारोबार की समाप्ति पर यह 429.25 अंक या 1.21% की बढ़त के साथ 35,843.70 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 121.65 अंक या 1.17% की बढ़त के साथ 10,551.17 अंक पर पहुंच गया। साख निर्धारण एजेंसी केयर रेटिंग ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष में देश की GDP में 6.4% गिरावट का अनुमान जताया है। एजेंसी ने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाई गई पूर्णबंदी की पाबंदियों में अभी पूरी तरह से ढील नहीं दी गई है। इससे पहले एजेंसी ने मई में 2020-21 में GDP में 1.5 से 1.6% की गिरावट का अनुमान जताया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अनुषंगी NSE इंडिसेस लिमिटेड ने गुरुवार को निफ्टी भारत ब्रांड सूचकांक श्रृंखला के तहत 2 नए सूचकांक जारी किए। नए सूचकांक निफ्टी भारत
ब्रांड सूचकांक अप्रैल 2025 और निफ्टी भारत ब्रांड अप्रैल 2031 में परिपक्व होंगे। इस पर आने वाले भारत ब्रांड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए नज़र रखी जाएगी। अपने ज़माने के दिग्गज क्रिकेटर और वेस्टइंडीज़ की मशहूर डब्ल्यू तिकड़ी के खिलाड़ी आखिरी बल्लेबाज सर एवर्टन वीक्स का बुधवार को निधन हो गया। वह 95 साल के थे। वीक्स ने सर क्लाइव वॉलकॉट और सर फ्रैंक वारेल के साथ मिलकर 50 के दशक में विश्व क्रिकेट का सबसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम तैयार किया था। उन्हें कैरिबियाई क्षेत्र के खेलों का जनक भी कहा जाता है। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।